एक छोटी सी नई चीज इससे कंसोलिडेशन में ऐड ऑन लगी। कंसोलिडेशन में ही एक नई चीज ऐड होने लगी है, तो रजिस्टर का एक पेज निकालें, थोड़ा सा लिख लें जरा। अब आप बिल्कुल सीरियस हो गए हैं। कंसोलिडेशन कर करके कुछ चीजों से हम जरा यूज हो गए, तो उसी तकरीबन उसी स्टोरी के अंदर रहते रहते कुछ और बातें बीच में आनी है। अभी तक हमने ये पढ़ा है, पहले जरा थोड़ा समझ लीजिएगा कि अगर किसी कंपनी के पास किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स हो रहे हैं, कंपनी ए के पास सपोज मोर देन 50% शेयर्स ऑफ कंपनी बी अगर है, तो इस केस में कंपनी ए को हम पेरेंट या होल्डिंग कंपनी कहेंगे, और जिसके शेयर्स हैं उसको सब्सिडरी कहेंगे। तो पेरेंट और सब्सिडरी का एक रिलेशनशिप बनता है if parent has more than 50% शेयर्स। इस केस में पेरेंट के पास सब्सिडरी की डिसीजन मेकिंग का कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। A has control over decision making of subsidiary, B parent has। सब्सिडरी की कोई भी अगर मीटिंग होगी, सब्सिडरी की कोई भी मीटिंग होगी जिसमें शेयर होल्डर्स इनवाइटेड होंगे, तो उसमें मेजॉरिटी शेयर्स ए के पास है, बाकी सारे अगर मिल भी जाएंगे तो वो NCI ही होंगे, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा। 50 पॉइंट समथिंग जरूर होगा, मोर देन 50 है, 50-50 नहीं है, 50% से एक शेयर कम से कम एक्स्ट्रा होगा। और क्या 100% तक भी हो सकता है, फिर एनसी हो गई। तो पेरेंट सब्सिडरी के रिलेशनशिप में कंट्रोल बन जाता है, पेरेंट को का फिर सब्सिडरी की डिसीजन मेकिंग पे कंट्रोल आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बात तो हमने कर ली है। इस केस में फिर कंसोलिडेशन हमने कैसे की वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ ली है। अब हमने ये पढ़ना है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ए है और उसके पास किसी कंपनी बी के 20% या उससे ज्यादा, कितने परसेंट या उससे ज्यादा, 20 या उससे ज्यादा, बट लेस देन 50%। किस रेंज में अगर शेयर हो, 20 से लेके 20 या उससे ज्यादा, लेकिन 50 से कम हो, 49 पॉइंट समथिंग हो, तो इस केस में फिर डेफिनेटली पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं होगा। इस केस में कंपनी ए को कहेंगे इन्वेस्टर कंपनी, और कंपनी बी इस केस में एसोसिएटेड कंपनी कहलाती है। तो एक इन्वेस्टर एसोसिएट का रिलेशनशिप डेवलप होता है अगर कितने परसेंट से ज्यादा लेकिन किससे कम हो, 20% या उससे ज्यादा लेकिन 50% से कम हो, तो कौन सा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, इन्वेस्टर एसोसिएट। अच्छा, आप लोगों ने हो सकता है कोई टेक्स्ट में भी एसोसिएट की डेफिनेशन पढ़ी हो सकता है कोई कंपनी लॉ में पढ़ा उसमें भी है, और उस एसोसिएट में सब्सिडीज भी आ जाती हैं, तो वो लीगल डेफिनेशन अपनी जगह, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप तब बनेगा जब मोर देन 50% शेयर है, और हम एसोसिएट तब वर्ड यूज करेंगे जब 20 या उससे ज्यादा है लेकिन लेस देन, फॉर एग्जांपल अगर 40% शेयर है, अगर 45% शेयर है, 30% है, 25% है, तब सब्सिडी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, सब्सिडी रिलेशनशिप नहीं है, अब इन्वेस्टर एसोसिएट का रिलेशनशिप बनेगा। 50% की यहाँ बात नहीं हो रही। और फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है अलग है, और ज्वाइंट वेंचर एक होता है। अब इस केस में अगर आपके पास सपोज 25% शेयर है एज एन इन्वेस्टर, और एसोसिएट की कोई मीटिंग हो रही है, तो क्या एसोसिएट की डिसीजन मेकिंग को आप कंट्रोल कर सकेंगे? कंट्रोल आप नहीं कर सकते। बाकी अगर सारे मिल गए तो उनके पास
75% शेयर हो रहे। इवन अगर आपके पास 49 पॉइंट समथिंग शेयर्स भी हैं, तो बाकी अगर सारे मिल गए तो डिसीजन मेकिंग आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आपके पास कुछ सिग्निफिकेंट शेयर जरूर है। अगर आप मीटिंग में कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज में वजन जरूर होगा। मसलन एक इन्वेस्टर है, उसके पास एक शेयर है, वो जितना मर्जी ऊंचा बोले, बाकी अगर खामोश में बैठ रहे हैं, तो डिसीजन तो तब होना है जब वोटिंग होनी है। उसका जो वोट है उसकी कोई वेटेज नहीं होगी, तो बोलने से तो कोई नहीं रोक सकता, बोली जाए, लेकिन आपकी आवाज में वजन नहीं होगा अगर आपके पास थोड़े से शेयर है। लेकिन अगर 20% शेयर है या उससे ज्यादा है, 50 से कम है, कंट्रोल तो आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। तो इस केस में अगर इन्वेस्टर एसोसिएट रिलेशनशिप हो तो कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग का बड़ी यूज नहीं होता, फिर बड़ी यूज होता है कि इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ये क्या मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? मटीरियल को मतलब असर तो रखता है, लेकिन कंट्रोल जितना नहीं रखता है। तो इस केस में इन्वेस्टर एसोसिएट के रिलेशनशिप में एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला रिलेशनशिप डेवलप होता है। तो इन्वेस्टर हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर डिसीजन मेकिंग ऑफ एसोसिएट। कुछ वर्ड्स हजम हो रहे हैं सर? ये थोड़ी सी स्टोरीज अपने पास लिखना। पहले हम क्या पढ़ रहे थे? पेरेंट सब्सिडरी। अब हमने किस सब जाना है? इन्वेस्टर एसोसिएट। कैलकुलेटर्स का क्या कसूर है ये? आपके हाथ में मोबाइल्स भी हैं। नहीं सर, जानते सर, खुदा के लिए सर, ना। इतने हल्के फुल्के आपके मोबाइल्स हैं तो गिरते ही गिर जाएंगे। इधर चल, फिलहाल ठीक होगा, बदल देना। जी, वेटिंग फॉर्म में साइड अगर लिखते तो बता दीजिए। क्या कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए? पेरेंट सब्सिडी के रिलेशनशिप को डिस्कस करते करते इन्वेस्टर एसोसिएट की तरफ आ गए। जो लोग लिखते रहे पेज नंबर 237 जरा खोल। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हैं प्लीज। जी सर, ये थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लें, बाकी फिर जो लिखना वो बताता। IAS 28 एक छोटा स्टार्ट हो गया जी बीच में। क्या नाम है जी? अकाउंटिंग फॉर एसोसिएट्स। मैं यूसुफ साहब लिख लेंगे। पेज नंबर प्लीज 237, फर्स्ट लाइन में पेन हाथ में रखना है। एक डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी हुई, एसोसिएट एन एंटिटी। ये यूसुफ साहब इकट्ठे हो गए, अहमद साहब। An entity over which investor has significant influence rather than control means not a subsidiary. कौन है जी एसोसिएट? ए है या बी है? जिस पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है या जिसका है?
जिसका है वो कौन है? इन्वेस्टर है, और जिस पे है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन कुछ लिखी हुई है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं? पावर टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेशन तो हो सकती है डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोल नहीं। पावर टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टी। हु इज इन्वेस्टी? ये भी एसोसिएट होगा, एसोसिएट इन्वेस्टी होगा या इन्वेस्टर? लिखें जरा इसके ऊपर, इन्वेस्टी एसोसिएट। एक हो सकता है पावर टू कंट्रोल। पावर टू कंट्रोल मींस सब्सिडी। पावर टू पार्टिसिपेट, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, एसोसिएट। सेंटेंस पढ़ ले दोबारा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज द पावर टू participate in the financial and operating policy decisions of associate, but not control over those policies. Point to remember: if an entity has 20% or more, but less than 50% of the equity of another entity, once again ordinary shares, it is assumed that entity has significant influence over associate. ये relationship कब बनेगा? 20% या उससे ज्यादा, लेकिन डेफिनेटली किससे कम। देन अब आ जाए फुल हिम्मत रहा, वंस अगेन एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेस्टर होंगी और फिर एक कंसोलिडेशन की बहस होगी। तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टर को पढ़ने से पहले अगर आपने एज एन इन्वेस्टर किसी एसोसिएटेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हो तो आप अपनी सेपरेट बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश, शेयर कैपिटल वगैरह 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 करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्या ये इन्वेस्टमेंट आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं नजर आएगी? तो पहले सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ पैरा नंबर है ओरिजिनल स्टैंडर्ड की हेडिंग देखो। इन्वेस्टर डरे बगैर पढ़ते रहिएगा, कुछ नए वर्ड्स आ रहे हैं मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। इन्वेस्टर shall account for the investment in associate in its separate financial statements. किस एंट्री की बात हो रही है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टर, जिसने इन्वेस्ट किया है, वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को 3 मेथड से रिकॉर्ड कर सकता है। परेशान हुए बगैर सिर्फ नाम पहले पढ़ना। एट कॉस्ट ब्रैकेट छोड़ दें। दूसरा, इन अकॉर्डेंस विद IFRS 9। तीसरा, इक्विटी मेथड एज पर IAS 28। जस्ट शॉर्ट वर्ड से बता दें किस किस तरीके से कर सकते हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉस्ट पे भी मेजर हो सकती है, सेकंड लाइन अकॉर्डिंग टू IFRS 9 भी मेजर हो सकती है, और अकॉर्डिंग टू द इक्विटी मेथड ऑफ IAS 28 भी हो सकती है। इन सब का मीनिंग क्या है एक सेकंड में बताता हूं, नेक्स्ट लाइन में जाना। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जरा ध्यान में लाएं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी तब बनती हैं जब पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप हो। गौर से सुनना मेरी बात। अगर पेरेंट सब्सिडी का रिलेशनशिप नहीं है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेगी। लेट्स अज्यूम किसी इन्वेस्टर ने किसी दूसरी कंपनी में 45% शेयर्स खरीदे हुए और इस इन्वेस्टमेंट के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनेंगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेंगी? तो हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो इस कॉन्टेक्स्ट में होंगे कि पेरेंट की, एक इन्वेस्टर की किसी एक कंपनी में मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट भी हुआ करेगी और उसके साथ साथ किसी इन्वेस्टर की किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 20 बट लेस देन 50% इन्वेस्टमेंट हुआ करेगी। हमारे सामने जो सिचुएशंस आएंगी, अगर तो ये सिचुएशन आए कि एक इन्वेस्टर की सिर्फ एज एन एसोसिएटेड कंपनी किसी में इन्वेस्टमेंट है, फिर तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी नहीं। हमारे सामने जो सिचुएशन आया करेगी वो ये है कि किसी इन्वेस्टर ने मोर देन 50% किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, देयरफॉर वो इन्वेस्टर पेरेंट बन गया और जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया वो कंपनी सब्सिडी बन गई है। अब इसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनानी है और इस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट भी हो सकती है। किसी और कंपनी में मोर देन 20% शेयर्स है
तो उस इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे प्रेजेंट करना है, ये हमारा मेन चैलेंज हुआ करेगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनेगी, जरा ब्रैकेट पढ़े, ब्रैकेट पढ़े, ब्रैकेट मींस इन्वेस्टर हैज इन्वेस्टमेंट इज वन और मोर सब्सिडीज। अभी आपके सिलेबस में से वन सब्सिडी है, लेकिन एक से ज्यादा सब्सिडीज भी हो सकती हैं वैसे, अगर बहुत सी कंपनीज में मोर देन 50% शेयर। तो हमारे सामने जब IAS 28 में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आएगी, तो एक या एक से ज्यादा सब्सिडीज के साथ साथ किसी एक या एक से ज्यादा कंपनीज में मोर देन 20% इन्वेस्टमेंट भी हुआ करेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब नहीं बननी, जब सब्सिडी नहीं है। लेकिन अगर सब्सिडी है तो कंसोलिडेशन होनी है। हमने ये पढ़ना है कि उसमें अगर इस सब्सिडी की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट भी है, तो उसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे अकाउंट फॉर किया जाता है। थोड़ा सा पीछे जाए, पिछली हेडिंग पे। अभी आपने जब पढ़ा है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो 3 मेथड्स पढ़े, ये किसके पढ़े? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करने के 3 तरीके हैं। कॉस्ट पे कर लें, IFRS 9 के मुताबिक कर लें, IAS 28 के इक्विटी मेथड के मुताबिक कर लें। लेकिन अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, कब बना रहे होंगे? जब कोई सब्सिडी होगी और साथ कोई एसोसिएट भी है, तो एसोसिएट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ एक ही तरीके से अकाउंट फॉर किया जाता है। एक नेक्स्ट लाइन में एज IAS 28 कहीं मिला बोल्ड, IAS 28 requires investment in associate to be accounted for in consolidated financial statement using only कौन सा मेथड? इक्विटी मेथड। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बन सकती है अगर एसोसिएट में इन्वेस्टमेंट है? कोई एक सब्सिडरी भी होगी और उसके साथ साथ अगर एसोसिएट है, तो कंसोलिडेशन किसकी वजह से हो रही होगी? लेकिन उस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट को अकाउंट फॉर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, एंड दैट इज इक्विटी मेथड। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने तरीके हैं, कौन कौन से हैं? लेकिन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को अकाउंट फॉर करने का एक ही तरीका है, एंड दैट इज इक्विटी मेथड। वापस ऊपर है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें जो दूसरा है IFRS 9, ये इंशाल्लाह हम जब IFRS 9 पढ़ेंगे तो उसके बाद चल जाएगा। आज हम अपना फोकस रखेंगे कि कॉस्ट मेथड क्या होता है और इक्विटी मेथड क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल एक सवाल आपसे गौर से सोचें, अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी इक्विटी मेथड अडॉप्ट हो जाए, हो सकता है? तो क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एक्स्ट्रा वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? पहले इक्विटी मेथड है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना ही इक्विटी मेथड है, तो अगर कहाँ अडॉप्टेड है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट में है तो एज इट इज वो फिगर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर सेपरेट में इक्विटी मेथड के अलावा कोई मेथड है, तो फिर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए उसे उस मेथड से उठा के इक्विटी मेथड की तरफ लेके आना होगा। तो इक्विटी मेथड ही एक्सेप्टेबल है कहाँ पे? अब आए जरा इस सस्पेंस को खत्म करें कि ये क्या मजाक शुरू हो गया, इक्विटी मेथड, कॉस्ट मेथड। मैंने कुछ आपके सामने एंट्रीज करनी है, आपने पहले वो एंट्रीज गौर से देखनी है, और उसके बाद पेज नंबर 236 पे आधा सफा खाली है पिछला, आराम से वहां देख लेंगे। लेकिन मैंने बताया इसलिए है कि वहां ना जाए, हौसला रखें, जगह है। पहले बोर्ड पे जरा देखें, हम कॉस्ट मेथड और इक्विटी मेथड का एक कंपैरिजन करने लगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट तो अगर कॉस्ट मेथड पे रिकॉर्ड किया जाए और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को अगर इक्विटी मेथड से रिकॉर्ड किया जाए तो क्या फर्क है? कॉस्ट मेथड वही है जो आपको पता है विदाउट दिस नेम। इक्विटी मेथड वो है
जो इंशाल्लाह हम मिलजुल के भी डिसाइड करते हैं। जी फॉरगेट अबाउट इक्विटी मेथड, कॉस्ट मेथड की तरफ आ जाए। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो आप एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, और यकीनन कैश की जगह आप कोई बिल्डिंग भी दे सकते हैं, मशीन भी दे सकते हैं, और शेयर्स भी दे सकते हैं, अपने शेयर्स, उसके शेयर्स लेने के लिए। पहली एंट्री हो गई इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। क्या इसी को हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं? यही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी। द इन्वेस्टमेंट इज इनिशियली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। देन आप कंसोलिडेशन से निकाल दें, आपने किस चीज में इन्वेस्टमेंट की है? शेयर्स में, शेयर्स खरीदे, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदनी है, आपने एंट्री कर ली इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट। कंसोलिडेशन भी मिक्स नहीं करनी, सेपरेट बुक्स इन बनाए। शेयर्स खरीद लेने के बाद अब आप किस दिन का इंतजार करेंगे? डिविडेंड डिक्लेयर हो। अगर नहीं हो रहा दुआ करेंगे, करवा लेंगे। अगर करवाने से नहीं हो रहा एंट्री कोई नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंट्री करने के लिए किस दिन का वेट करेंगे? क्या ख्याल है, ठंडे दिन से? नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट हो गई है, अब वेट होगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हो। तो जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो आप क्या एंट्री करेंगे? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट एंड डिविडेंड इनकम क्रेडिट। परेशान होइएगा, एक जगह मैंने जानबूझ के छोड़ी। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट। ये किसके एंगल से बातें हो रही हैं? जिसने इन्वेस्ट किया है, जिसमें हुआ है, जिसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री आप करेंगे जब आप इन्वेस्ट करेंगे। जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर होगा उस दिन आप डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री से डिविडेंड रिसीवेबल एक करंट एसेट में फिगर आ जाएगी इन्वेस्टर की, और डिविडेंड इनकम अदर इनकम बन जाएगी। फिर जब ये डिविडेंड रिसीव होगा तो आप क्या एंट्री करेंगे? कैश डेबिट करेंगे और डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। पैसे मिल जाने से इनकम खत्म नहीं होगी, पैसे मिल जाने से रिसीवेबल खत्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीन एंट्रीज जो आपने मेरे सोच के लिखवाई हैं, यही तीन एंट्रीज कॉस्ट मेथड में होती हैं। तो इट मीन, जरा पेज देखें, पेज नंबर 237। अगर कॉस्ट मेथड अडॉप्ट होगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो इन्वेस्टमेंट इनिशियली किस अमाउंट पे डेबिट होगी? कॉस्ट पे। अब ब्रैकेट पड़ेगा, उसकी ब्रैकेट एक बनी हुई कॉस्ट के साथ। इट मींस रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एट, कहाँ हूँ, पता चल गया सबको? कहाँ हूँ इस वक्त मैं? किस हेडिंग में हूँ? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसमें क्या पढ़ रहा हूँ? पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ था? एट कॉस्ट, ब्रैकेट में जा रहा हूँ, क्या लिखा नजर आ रहा है? इट मींस रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट एंड देन ओनली अकाउंट फॉर द डिविडेंड इनकम फ्रॉम एसोसिएट इन द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। मैंने अगर एंट्रीज में बात फर्दर खोल दी है, तो अगर कॉस्ट मेथड यूज होना है तो क्या होना है? इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें, किस दिन तक का वेट करें? डिविडेंड डिक्लेयर हो तो इनकम बना लें, और जब रिसीव हो तो रिसीवेबल खत्म करें। तो दिस इज अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट मेथड, बात खत्म हो। अब इस वक्त आ जाए दूसरा, इक्विटी मेथड। दोबारा बोर्ड पे देखो, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी मेथड से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो पहली एंट्री रिमेन सेम, इन्वेस्टमेंट इज रिकॉर्डेड इनिशियली एट कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। किस मेथड में कौन सी एंट्री रिमेन सेम? अच्छा, ये नाम जो है सिर्फ भाई परेशान करने की, डिफरेंस रखने के लिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, रिलैक्स रही करो। मतलब जो असल चीज है उस पर फोकस रखते हैं। फर्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट वगैरह वुड बी सेम आइदर इन कॉस्ट मेथड और इन इक्विटी मेथड। देन आ जाए डिफरेंस क्या? देखिए, आपने इन्वेस्ट कर दिया,
कॉस्ट मेथड अगर है तो आप किस दिन का वेट करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर हो। लेकिन इक्विटी मेथड अगर है तो ठंडे दिल से मेरी बातें जरा रिलैक्स होकर सुनेंगे। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई है जरा उस सब जाना हमने। एसोसिएट कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जहन बनाया। लेट्स अज्यूम उसने 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमा लिया। किसने, इन्वेस्टर ने या एसोसिएट ने? एसोसिएट ने। अब जरूरी नहीं कि 1 लाख रुपया डिविडेंड डिक्लेयर भी हो सकता है बिल्कुल ही ना डिक्लेयर हो, डायरेक्टर्स नई स्टोरी चला दें, रिटेन रखना, रिजर्व बनाना, हो सकता है डिक्लेयर हो भी जाए। तो अगर कॉस्ट मेथड है तो तक कब तक का वेट करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर हो। लेकिन अगर इक्विटी मेथड है तो 1 लाख रुपया दोबारा जहन बनाए, इस लाख में से डिविडेंड डिक्लेयर ना भी हो, इस साल ना भी हो, अगले साल हो जाएगा, इंशाल्लाह कभी ना कभी हो जाएगा। क्या 1 लाख रुपए अगर प्रॉफिट हो गया और लेट्स अज्यूम हमारा 25% शेयर है, तो उसमें से अगर एसोसिएट ने 1 लाख प्रॉफिट कमाया है तो क्या उसमें से 25% मीन्स 25,000 हमारा प्रॉफिट है। जरूरी नहीं कि आज ही मिल जाए, इसी दफा मिल जाए, हो सकता है अगले साल मिल जाए, इंशाल्लाह कभी ना कभी मिल जाए। ये बात समझ आती? कमा लिया है, मिला नहीं। कॉस्ट मेथड में किस दिन का वेट होता है, डिक्लेयर होगा तो रिकॉर्ड कर लेंगे। इक्विटी मेथड में ये होता है कि जब प्रॉफिट हो जाएगा एसोसिएट का, आप उसी प्रॉफिट में से अपना शेयर कैलकुलेट कर लेंगे और अक्रूवल बेसिस पे उसे इनकम बना लेंगे। क्यों क्यों? किसका प्रॉफिट हुआ, एसोसिएट का। 25% हम शेयर होल्डर हैं, क्या उसमें से 25% हमारा है? तो क्या किया करेंगे, प्रॉफिट ढूंढा करेंगे, किसका, किसका भाईजान, और मल्टीप्लाई किससे किया करेंगे, अपने शेयर से। हमारे सामने प्रॉफिट की अमाउंट में से शेयर आ जाते हैं। क्या ये पैसे मिल गए हैं, क्या पैसे लेकिन हमने कमा लिए हैं? आए इसकी एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं। किसकी किसकी, 1 लाख की, 1 लाख की या 25% की? 25,000। ये 25,000 क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट है। क्या ये प्रॉफिट फ्रॉम शेयर ऑफ एसोसिएट क्रेडिट होकर रिकॉर्ड होगा, इनकम है, एक्सपेंसेस है? अभी हम अपनी इनकम रिकॉर्ड करने लगे इन्वेस्टर, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट एज एन इनकम क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट सोचे क्या होना चाहिए, प्रॉफिट रिसीवेबल टाइप चीज है, प्रॉफिट रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट। नहीं समझ आ रहा? प्रॉफिट कमा लिया वैसे लेकिन मिला नहीं है, मिला नहीं है, किससे क्या रिसीवेबल हो गया है। लेकिन अभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ, इसलिए वर्ड में डिफरेंट कर रहा हूं। डिविडेंड रिसीवेबल का वर्ड डेबिट होगा जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। फिलहाल डिक्लेयर नहीं हुआ, कमाया है। किसने कमाया है, एसोसिएट ने कमाया है। उसमें किसका हिस्सा है, इन्वेस्टर का हिस्सा है। जितने परसेंट हिस्सा होगा वो हम कैलकुलेट किया करेंगे और उसकी क्या एंट्री किया करेंगे, प्रॉफिट रिसीवेबल डेबिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट एज एन इनकम क्रेडिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। कुछ बात बन रही है सर, कुछ गलत हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है। लेफ्ट, हाँ यस, लेफ्ट साइड पे एक्स्ट्रा हो रहा है। लेफ्ट साइड में ये खाली डब्बा क्यों है? कॉस्ट मेथड में प्रॉफिट अर्न होने पे इनकम नहीं, डिक्लेयर होने पे इनकम बनाई। इक्विटी मेथड में नया ये हो रहा है कि अगर प्रॉफिट हो गया है तो उसमें हमारा हिस्सा है और अपना हिस्सा रिकॉर्ड करें ईमानदारी से। लेकिन क्योंकि अभी वो मिला नहीं है तो देयरफॉर वो रिसीवेबल टाइप चीज है। ठीक है सर? अब यकीनन एक अलग हेड बन सकता है प्रॉफिट रिसीवेबल के नाम से, ऐसे कैसे? लेकिन जरा पहली एंट्री देखें, पहली एंट्री में क्या हेड्स बने हुए? जरा थोड़ा सा अगर और खोल लें, लेट्स अज्यूम ये अमाउंट है 5 लाख, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट, ऐसे ही था ना यार?
और कैश क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का मतलब हमारा 5 लाख लगा हुआ था, हमने 5 लाख लगाया था। सर जी लगाया था सर, किसने किस में लगाया था? लेकिन ये 25,000 अब नहीं बनाया, ये 25,000 अब एज एन इन्वेस्टर हमने लगाया नहीं है, कमाया है। तो यकीनन एक अलग हेड रिसीवेबल, प्रॉफिट रिसीवेबल फ्रॉम एसोसिएट बन सकता है, लेकिन शायद ये दोनों हेड्स इकट्ठे भी हो सकते हैं। 5 लाख लगाया था और इसी 5 लाख के अगेंस्ट 25,000 कमा लिया है, तो क्या टोटल इन्वेस्टमेंट 5 लाख माइनस 25,000 हो गई है, प्लस 25,000। तो रादर देन अ सेपरेट हेड ऑफ रिसीवेबल प्रॉफिट, स्ट्रेट अवे रिसीवेबल प्रॉफिट्स भी किस में जमा हो जाएंगे? क्या एंट्री बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट। क्या मतलब इन्वेस्टमेंट डेबिट है क्या है? 5 लाख इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ी? 5 लाख इन्वेस्ट करके 25,000 से इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ी? किसने प्रॉफिट कमाए? उसमें अपना हिस्सा 25,000 कमाने से अब हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल 5,25,000 रुपया हो गई। 5 लाख किस वजह से हुई थी? पैसे लगाने से, और 25,000 प्रॉफिट कमा लेने से हमारी अब इन्वेस्टमेंट की टोटल वर्थ 5,25,000 हो गई। सेपरेट हेड बनाया जा सकता है, लेकिन अलग हेड बनाने की बजाय क्या किया जाता है, किसको भी किस में शामिल कर दिया जाता है? प्रॉफिट रिसीवेबल को भी इन्वेस्टमेंट मींस एसेट में प्लस कर दिया। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ रिकॉर्डिंग द शेयर फ्रॉम एसोसिएट? इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। अब इन्वेस्टमेंट डेबिट मींस कहां की बात हो रही है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और शेयर ऑफ प्रॉफिट मींस प्रॉफिट एंड लॉस में अब इसने जाना है। एग्जैक्टली किसी का जाना होता है वो इंशाल्लाह मैं अलग बता दूंगा। प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा या कम होगा? बढ़ेगा या कम होगा? हम कौन इस वक्त है? इन्वेस्टर। हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा अगर कौन प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन डेफिनेटली जितना वो प्रॉफिट कमाएगी उसमें से अपना हिस्सा जो हम है हमारा है वो रिकॉर्ड करेंगे। अगर 40% शेयर है 40% रिकॉर्ड करेंगे, 25% है तो 25 करेंगे, अगर 60% है तो वो बहस ही नहीं हो रही, वो बहस ही नहीं हो रही, वो बहस ही नहीं हो रही, वो फिर सब्सिडरी है और उस केस में कंसोलिडेशन वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। अगर 60% प्रॉफिट हमारा है तो हम इवन देन 100% कंसोलिडेशन करते हैं और 40% एनसीए को देते हैं। और से मेरे वर्ड सुनने यहाँ पे, क्या इस वक्त हम ही एनसीए हैं? क्या एसोसिएट में हम एनसीए हैं? हमारे पास मैक्सिमम कितने शेयर होंगे? लेस देन 50। तो अब हम एनसीए हैं, देयरफॉर हमने बाकियों का कोई हिसाब नहीं रखना, अपना ही हिसाब रख के अल्हम्दुलिल्लाह। तो लाख रुपया पूरा रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, एक भी हो सकता है लाख पूरा रिकॉर्ड करें और बाद में अपना और उनका शेयर अलग कर दें। अब मैंने 25% सीधा किसका शेयर कैलकुलेट किया? अपना। अब हमने सिर्फ अपना ख्याल रखना है, क्योंकि अब हम कंट्रोल में नहीं हैं, अब हम किसी के कंट्रोल में और हम खुद नॉन कंट्रोल। समझे सर? तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा एंट्री in addition to the entries of cost model? इन्वेस्टमेंट डेबिट। ये कब किया करेंगे एंट्री? ये रेंड आ जाएगा, प्रॉफिट कहां से ढूंढा करेंगे और अपना शेयर कैलकुलेट करके क्या एंट्री कर दिया करेंगे। ये बेटा एनी कंफ्यूजन? सर ये 1 लाख अज्यूम हुआ है। जान मोहम्मद साहब, क्या ये 5 लाख अज्यूम हुआ है? बेटा फिगर्स अज्यूम करो। जी दोबारा पेज नंबर 237 पे एक मिनट जाना ना करें यार, एक चेयर का गैप रखें, गेम सीरीज एक दो एंट्रीज पूछनी मैं अभी अपने फिगर्स के अंदर से कुछ मुझे ढूंढ के बताना। ये पेज नंबर 237 पे जाए, मेरे सामने एक क्वेश्चन आया, ये एंट्री सेपरेट बुक्स में होंगी? क्या सेपरेट बुक्स में इक्विटी मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है? यस सर, यस सर, यस सर। तो जो मैं राइट साइड पर एंट्रीज कर रहा हूँ ये की जा सकती है सेपरेट में। सेपरेट बुक्स में चॉइस मौजूद है, इक्विटी मेथड भी यूज किया जा सकता है, लेकिन क्या सेपरेट बुक्स में कॉस्ट मेथड भी हो सकता है? अगर सेपरेट बुक्स में इक्विटी मेथड होगा तो हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन अगर सेपरेट बुक्स में कॉस्ट मेथड होगा तो क्या हमें कॉस्ट मेथड से इक्विटी मेथड की तरफ आना पड़ेगा? कहां सिर्फ इक्विटी मेथड ही है,
कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए इक्विटी मेथड नहीं अडॉप्ट। ठीक है लीजिए बात सर। एनी अदर कंफ्यूजन? अब इसके नीचे 2 एंट्रीज अभी और आपने करवानी है, लेकिन अभी आप करवा सकते हैं। दोबारा रिपीट कर दें, 25,000 की एंट्री मैंने किस दिन की है? प्रॉफिट हुआ है ईयर एंड पे मैंने एंट्री कर दी। अब लेट्स अज्यूम एसोसिएट की एजीएम हुई है और एसोसिएट ने डिविडेंड डिक्लेयर किए, पहले भी तो कर दिए, पहले प्रॉफिट हुआ था, अब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। कितना प्रॉफिट कमाया था एसोसिएट ने? 1 लाख। 1 लाख। क्या जरूरी है इतना ही डिविडेंड डिक्लेयर हो? लेट्स अज्यूम 60,000 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। ठहरे ठहरे ठहरे, 60,000 क्या है? किसने डिविडेंड डिक्लेयर किए? तो 60 का 60 हमारा हो गया। 60,000 कैलकुलेटर पे लिखें, 60,000 में से 25% हमारा होगा। इन अदर वर्ड, लाख में से अगर 60,000 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो 60% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। हिम्मत जवानो, एक मिनट। और सिमिलरली 25,000 में से 60% हमारा डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। हमारे 25,000 में से भी 60% बनेगा। सजी 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 सजी, लाख प्रॉफिट हुआ था एसोसिएट का, 60,000 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो प्रॉफिट का कितने परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है? 60%। ऑब्वियस एक तरीका आपने कर लिया हुआ है, क्या? 60,000। 60,000 क्या है, क्या क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर ऑफ एसोसिएट। टोटल है, टोटल है, टोटल डिविडेंड डिक्लेयर 60%, 60,000। 60,000 को आपने अपने शेयर से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया है 15,000। ये हमारा है, लेकिन ऑल्टरनेटिवली मैं बताना चाह रहा हूँ 25,000 ढूंढना जरा। 25,000 क्या है? प्रॉफिट में से हिस्सा, तो इसका 25%। 60% बीच में कहां से गेम आ गई? लाख में से 60,000 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, इट मीन 60% प्रॉफिट्स का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। तो हम ये भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे लिखें 25,000 और मल्टीप्लाई बाय करें 60%। ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट्स में से 60% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। लेकिन डेफिनेटली ये मुनासिब तरीका नहीं है। मुनासिब तरीका वही है 60,000 कैलकुलेटर पे लिखें, 60 क्या है, 60 क्या है, 60 के, और हमारा शेयर कितना है? 25%, विच मीन्स 15,000 अब क्या है? वो डिविडेंड डिक्लेयर्ड का हिस्सा जो हमारा बनता है। अब 15,000 की फिगर समझ आ गई? वंस अगेन आई एम अज्यूमिंग, क्या अज्यूमिंग? 60,000 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, 60,000 डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय बताएं क्या करूं? 1500 क्या, 15,000 क्या है? हमारा हिस्सा डिविडेंड डिक्लेयर्ड में। अब इसकी आपने फुल कंसंट्रेशन से जरा मुझे एंट्री बनवानी। जी बिल्कुल सही, पहले नहीं, एक मिनट। 15,000 अब हमारा डिविडेंड रिसीवेबल है उस 60 में जो एसोसिएट ने डिक्लेयर किया। ये बात समझ आ गया मेरा? अब मैं इसकी 15,000 की एंट्री इन्वेस्टर की बुक्स में करना चाह रहा हूं बाय यूजिंग इक्विटी मेथड। शुरू करें। डिविडेंड मिल गया, डिक्लेयर हुआ, क्या डिक्लेयर होने से रिसीवेबल हो गया? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट। एक मिनट आराम से। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट में कोई इतराज? क्या अब रिसीव, वो डिविडेंड रिसीवेबल हो गया है? वो डिविडेंड अब क्यों रिसीवेबल हो गया? अब डिक्लेयर हुआ है, डिक्लेयर होने पे डिविडेंड रिसीवेबल हो। इसके अगेंस्ट मेरा तो ख्याल है डिविडेंड इनकम क्रेडिट होनी चाहिए। बट है नहीं यार, लेफ्ट साइड पे हुई थी। मेरा तो ख्याल है कि इसके अगेंस्ट डिविडेंड इनकम क्रेडिट हो गया, बात खत्म हो गई। मेरे इस ख्याल में बिल्कुल सही वर्ड ये मैं सुनना चाहता था, वर्ड ये 25,000 भी इनकम बन गया था और 15,000 भी इनकम बन जाएगा। क्या 40,000 के प्रॉफिट्स इनकम बन जाएंगे? हालांकि इनकम तो 25,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई है। क्या उस इनकम में से अब कुछ रिसीवेबल हो रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि इन्वेस्टमेंट डेबिट ऊपर ढूंढे, जो 25,000 नजर आ रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रॉफिट्स एक्रूअल बेसिस पे ऑलरेडी रिसीवेबल होके 25,000 इन्वेस्टमेंट में ऐड हो गए हुए हैं, तो बात मेरी सही है? ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने 25,000 से डेबिट की थी, ये क्या थी?
ये मैंने प्रॉफिट रिसीवेबल ही तो डेबिट किया। तो क्या जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो मैं ये कहूं कि डिविडेंड डिक्लेयर होने से इनकम हुई है, या मैं ये कहूं कि डिविडेंड डिक्लेयर होने से वो प्रॉफिट्स रिसीवेबल जो शायद लॉन्ग टर्म रिसीवेबल थे उनमें से कुछ हिस्सा शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो गया। अगर ये डिविडेंड डिक्लेयर ना होता तो ये 25,000 एक लॉन्ग टर्म रिसीवेबल था, पता नहीं मिलना है मिलना है मिलना है, मौला मौला मौला। लेकिन क्या डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर करके उसी 25,000 में से 15,000 को अब करंट रिसीवेबल बना दिया है। डिविडेंड जब रिसीवेबल हो जाता है, डिक्लेयर हो जाए, तो उसके बाद फिर 10, 15, 20 दिनों में ये रिसीव भी होना होता है। सर जी पता है सर, डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद लॉ में डेट्स लिखी हुई है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है, जिसके बाद अगर डिविडेंड ना कंपनी दे तो उसमें फाइन्स और पेनल्टीज भी हैं। पहली एंट्री जो इस वक्त बोर्ड में नजर आ रही राइट साइड पे आपको 25,000 वाली, ये कब हुई और क्यों हुई? प्रॉफिट कमाया अक्रूवल बेसिस पे प्रॉफिट रिसीवेबल्स को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन प्रॉफिट रिसीवेबल्स का अलग हेड बनाने की बजाय इन्वेस्टमेंट में ही प्लस करके टोटल रिसीवेबल हो गया। अब इन्वेस्टमेंट अपने जहन में लाना, इन्वेस्टमेंट का जो हम हेड बना रहे हैं ये करंट एसेट्स में नहीं होगा, ये नॉन करंट एसेट्स में होगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं शेयर्स में। लेकिन ये जो 15,000 अब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इस डिक्लेयर होने से इनकम दोबारा नहीं बढ़ी, इनकम बढ़ने की बजाय लॉन्ग टर्म रिसीवेबल शॉर्ट टर्म रिसीवेबल में कन्वर्ट हुआ। वो पैसे जो हमारा ख्याल था कि इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे, डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर करके कहा है इंशाल्लाह अगले साल मिलेंगे। तो किस में से कितना निकाल के कहां ले आए? लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स में से 15,000 निकाल के शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स में ले। लॉन्ग टर्म रिसीवेबल पहले किस नाम से पड़ा है? इन्वेस्टमेंट के नाम से। वहां से 15,000 उठाएं और कहां ले आए? लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स में से 15,000 उठाएं और करंट एसेट्स में डिविडेंड रिसीवेबल के सामने ले आए। क्या ये कमाने से, क्या ये डिविडेंड डिक्लेयर होने से सॉरी हमारी इनकम में इजाफा हुआ है, या लॉन्ग टर्म रिसीवेबल करंट रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो गया? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस एंट्री जो मैंने राइट साइड पे ये लिखी हुई है डिविडेंड रिसीवेबल वाली? इनकम डबल हो जाएगी। तो इनकम तो हमने रिकॉर्ड कर ली है, 25,000 की इनकम ढूंढना, क्या उसी में से 15,000, उसी में से 15,000 एक एक्स्ट्रा नहीं है, उसी प्रॉफिट में से 15,000 का डिविडेंड डिक्लेयर हो गया हमारे लिए। तो डिविडेंड इनकम क्रेडिट की जगह फिर क्या क्रेडिट हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होने का क्या मीनिंग है? कौन सा रिसीवेबल किस रिसीवेबल में अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्ट हो गया है? कितना अभी भी लॉन्ग टर्म ही है। इंशाल्लाह मिलेगा। कब मिलेगा? जब डिक्लेयर होगा। तो जब वो 10,000 ढूंढेंगे नहीं, 25,000 माइनस 15,000, जब वो डिक्लेयर होगा तो इसका क्या होगा? वो भी कहां से कहां आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट से निकल के जो नॉन करंट एसेट्स में है, डिविडेंड रिसीवेबल करंट एसेट्स में है। एनी कंफ्यूजन? कंपैरिजन करना है इन दोनों एंट्रीज का जो आपको सामने इस वक्त डिविडेंड रिसीवेबल वाली नजर आ रही है। इधर इनकम क्यों और इधर इन्वेस्टमेंट क्यों? इधर दूसरी एंट्री हुई नहीं थी, इधर दूसरी एंट्री हुई नहीं थी, हमने प्रॉफिट का शेयर रिकॉर्ड नहीं किया था। एक ही दफा इनकम बनाया है जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट्स में से शेयर ले लिया है तो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल्स में फिगर आ जाएगी, लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स से ट्रांसफर होगा। ये जो मैंने थर्ड एंट्री अब की है, ये सिर्फ कहां इफेक्ट देगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या प्रॉफिट लॉस में? कहां से लेस होगी, कहां ऐड हो जाएगा? एसेट इन्वेस्टमेंट में से निकल के डिविडेंड रिसीवेबल के नाम से फिगर पा जाएगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ बात हजम हुई? और सदी ऐसे नहीं ना होता है महफूज साहब, ये तो ना करें। अगर इन्वेस्टर चाहे तो क्या 25,000 का प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पे ले सकता है? ये तो ना करें। डिविडेंड देने का डिसीजन किसने लेना है? डायरेक्टर्स ने। हाँ प्रॉफिट अगर हो गया, प्रॉफिट अगर हो गया तो ये नहीं आपसे कहा जाएगा ये प्रॉफिट आपका नहीं है। आपसे देखें खुश हो, सुबह दोपहर शाम गौर से देखें, खुशी में कोई मसला नहीं, लेकिन उस वो खुशी कैश में कब कन्वर्ट होगी? जब डिक्लेयर होकर रिसीव हो। तो ये जो दूसरी एंट्री हमने की है ऊपर, इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट, ये गलत नहीं है, लेकिन ये रिसीवेबल बेसिस पे, और इसमें से डिक्लेयर जब हुआ तो फिर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल बन गया।
और अगर फाइनली कैश मिल जाए तो फिर लास्ट एंट्री भी होगी, फिर कैश वाली एंट्री करवाएंगे, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब कैश मिलने से वो शॉर्ट टर्म रिसीवेबल खत्म, करंट एसेट्स में कैश बढ़ जाएगा और डिविडेंड रिसीवेबल क्रेडिट होके खत्म। ये मेरी जरा एंट्री देख के करनी क्वेश्चन है, मैं समझ रहा आप भी कहीं वहां ना पहुंच गए। ये मेरी जरा रेशनल डिविडेंड एंट्रीज देख के जो मैं इक्विटी मेथड में कर रहा हूँ, बताएं इसमें मैंने कितनी दफा अज्यूम किया कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, और जाने तो 2 दफा किया है यार, एक दफा 25,000 डिक्लेयर हुआ, एक दफा 15,000 डिक्लेयर हुआ। 25,000 वाली एंट्री मैंने कब की है, जब प्रॉफिट कमा लिया है, तो प्रॉफिट में हमारा हिस्सा हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अगली एंट्री के लिए हमने कब तक वेट किया है, जब डिक्लेयर हो जाए। और लास्ट एंट्री के लिए कब वेट किया है? हाँ, क्या ड्यूरिंग द ईयर एक से ज्यादा दफा भी डिविडेंड डिक्लेयर हो जाते हैं, वो डेफिनेटली इंटरम फाइनल हो सकते हैं, लेकिन डिविडेंड डिक्लेरेशन पे रिसीवेबल बनेगा और रिसीव पे फिर रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। तो व्हाट इज एन एक्स्ट्रा एंट्री इन केस ऑफ इक्विटी मेथड? इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। लेकिन इस सेकंड एंट्री की वजह से एक थर्ड एंट्री में भी चेंज आया। इस सेकंड एंट्री के हो जाने की वजह से थर्ड एंट्री में भी करनी चेंज आया है। पता है किसी को क्या क्रेडिट होने की जगह क्या क्रेडिट हुआ है? कंसंट्रेट, इनकम क्रेडिट होने की जगह इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई। वहां इनकम क्यों, यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों? वहां हमने पहले इनकम बनाई नहीं थी, यहाँ हमने इनकम बना ली थी। अब वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिसीवेबल में आपस में एडजस्टमेंट। जी आई होप के बाद में कुछ समझा सका। पेज नंबर 236 पे है, और इसी तरह जिस मैंने कंपैरिजन फॉर्म में एंट्रीज की हैं, इसी तरह कैंडीज अपने पास नोट कर लें। मतलब एक दो क्वेश्चन रख। शेयर ऑफ प्रॉफिट का इफेक्ट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर इनकम टाइप फीस है। और अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होंगे तो इंशाल्लाह सोच लेंगे। ठीक है हारिस, कहाँ कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस से पूरा 25 आएगा। इनकम हो गई है, इनकम हो गई है, प्रॉफिट हो गया हमारा, इनकम अर्न हो गई। लेकिन कॉस्ट मेथड क्या कहता है? जज्बाती ना हो, इंतजार करें, डिक्लेयर तो होने दें। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं बचपन ये कहता है कि इनकम तभी बनाएं जब डिक्लेयर। लेकिन इक्विटी मेथड ये कहता है कमाल लेने से भी तो इनकम हो गई, तो गलत नहीं है शायद। क्या है? ये बेटा मेरे सामने एक दो क्वेश्चन थे, मेरा ख्याल है मैंने उनका एड्रेस कर दिए। ये क्लियर हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग? ये वहां 1 लाख अगर एक्स्ट्रा होगा भी तो उसकी कोई एंट्री नहीं। एक सेकेंड, सॉरी जी, जस्ट अ मिनट, इनमें अमाउंट्स लिख लीजिएगा। ये लेफ्ट साइड वाली एंट्रीज में वही अमाउंट सारा लिखा था। जस्ट अ मिनट, ये पहली एंट्री कॉस्ट मेथड में पहली एंट्री की अमाउंट होता है 5 लाख। मीन्स फर्स्ट एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं। दूसरी एंट्री की अमाउंट लिखा है, कोई एंट्री नहीं यार, दूसरी एंट्री नहीं तो अमाउंट कहां से आ गई? तीसरी एंट्री की अमाउंट लिखा, तीसरी एंट्री की अमाउंट 15,000 डिक्लेयर्ड भी है यार, और लास्ट एंट्री की 15,000। ठीक है आर्य सर? ये बेटा लॉन्ग टर्म जो रिसीवेबल है वो उस साल तो नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर में तो मिलेगा। दस हजार का सर जी कुछ भी नहीं करेंगे अगर कॉस्ट मेथड है, और 10,000 का ऑटोमेटिकली इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा अगर इक्विटी मेथड है।
कॉस्ट मेथड में डिविडेंड उतने से ही रिकॉर्ड होगा जितना डिक्लेयर हुआ है। ठीक है सर? बेटा बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल गलत है अगर ये कॉन्सेप्ट इस तरह है। फ्यूचर में सिर्फ फ्यूचर के प्रॉफिट्स पे डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में से होता है। अगर मैनेजमेंट चाहे तो जो पिछले सालों में प्रॉफिट हुआ है उनकी बेस पे भी अगले सालों में डिविडेंड दिया जा सकता है, सिर्फ अगले प्रॉफिट पे नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स से प्रॉफिट होता है, सॉरी रिटेन्ड अर्निंग्स पे डिविडेंड होता है। अगर पिछले सालों में डिविडेंड नहीं दिया जा सका किसी वजह से, तो क्या पिछला प्रॉफिट खत्म? अगले सालों में रिटेन्ड अर्निंग्स में से प्रॉफिट होता है। रिटेन्ड अर्निंग्स मींस उसमें ओपनिंग भी आ रहा होता है। जी जी, और ना करिए, होल्ड ऑन दिस क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। खतरनाक सवाल आ गया है, आप नोट कर लें, मैंने इसको अपने जहन के हर हिस्से में रख लिया। ये शदीद खतरनाक सवाल। ये एंट्रीज नजर भी आ रही है? ये फर्स्ट लिख लिए, थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा कर दो, पीछे शायद नहीं नजर आ रहा। ये बड़ा सा क्रॉस बहुत जरूरी है, ये 2-3 दिन बाद आपने मुकर जाना। क्रॉस कौन सी एंट्री कहाँ नहीं? सर जी प्रॉफिट इनकम्स कभी भी एडजस्ट नहीं होती। जब ये 10,000 फ्यूचर में डिक्लेयर होगा तो उस वक्त फिर ये रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। 25,000 का प्रॉफिट हमारी इनकम बन गया हुआ, उसमें से 15,000 डिक्लेयर हो गया है, बाकी 10,000 जब डिक्लेयर होगा तो वो रिसीवेबल भी खत्म हो जाएगा। कभी भी रिसीव होने से इनकम खत्म नहीं होती, रिसीव होने से रिसीवेबल खत्म होता है। 15,000 रिसीवेबल होने से लॉन्ग टर्म रिसीवेबल्स निकल के करंट रिसीवेबल्स में है और कैश मिलने से वो भी खत्म हो गया। अभी भी 10,000 रिसीवेबल्स में पड़ा है, जब कभी ये डिक्लेयर होगा तो ये रिसीवेबल्स में आके फिर ये रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। 25,000 ने खत्म होना है। क्या 25,000 हमारी इनकम हो गया हुआ? जी हो गया सर। क्या वी हैव अर्नड 25,000 बट नॉट येट रिसीव 25,000, उसमें से फाइनली 15 रिसीव हो गया है, 10,000 अभी भी कहाँ पड़ा है बताएं, किस हेडिंग में पड़ा है? इन्वेस्टमेंट की हेडिंग में पड़ा है। वो इन्वेस्टमेंट से कब निकल के कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट से निकल के डिक्लेरेशन पे रिसीवेबल में आएगा, और इंशाल्लाह रिसीवेबल में से निकल के कैश में कब आएगा? जब रिसीवेबल रिसीव हो। ठीक है सब क्लियर? इनकम नहीं, इनकम तो अर्न होगी। जी भाई ने क्वेश्चन उठाया है, ये मेरी एंट्रीज देख के बताएं, मेरी इन एंट्रीज में डिविडेंड की परसेंटेज कहाँ है? मैंने सिर्फ एक बात बीच में समझाने के लिए की थी, ये 60,000 की जो अमाउंट है डिविडेंड की, ये डेफिनेटली कैलकुलेट कैसे हुई होगी? शेयर कैपिटल से कोई रेट लगा होगा, लेकिन उसको जस्ट मैंने एक लिंक किया है कि वो शेयर कैपिटल पे जो भी रेट लगा होगा, अगर 60,000 अमाउंट आई है तो ये प्रॉफिट का 60% बनता है। आई डजंट वांट टू से कि प्रॉफिट का 60% दे रहे हैं, शेयर कैपिटल से अमाउंट कैलकुलेट हुई है, लेकिन जो भी अमाउंट बनी है ये हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट का 60% बन रही है। देयरफॉर 25,000 के प्रॉफिट्स में से भी 60% मीन्स हमारे लिए डिक्लेयर हुआ। बाकी ये डेफिनेटली 60,000 कैसे कैलकुलेट होता है,
शेयर कैपिटल से रेट मल्टीप्लाई होता है और डिविडेंड की अमाउंट आती है और फिर उसमें आपने 25% अपना शेयर ले लिया। ठीक, तो उसमें प्लीज कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, वो बिल्कुल वही है जो आपको पता। डिविडेंड अगर अमाउंट ना पता हो तो कैसे कैलकुलेट होती है? शेयर कैपिटल से रेट मल्टीप्लाई होता है और फिर वो जो भी डिविडेंड बनेगा उसमें से अपना शेयर कैसे पता चलेगा? अपनी 25% जो शेयर होल्डिंग है उससे पता चलेगा। ठीक है, तो काइंडली उस तरफ बिल्कुल नहीं मैं जा रहा और ना ही जा रहा। सर लेकिन इन्वेस्टी की इनकम किस पॉइंट पर बनी है? ये सारी काउंटिंग जो है इन्वेस्टर के एंगल से हुई है, इन्वेस्टी के एंगल से। इन्वेस्टी ने प्रॉफिट कमाया है, बताएं कितना? लाख। उसमें से हमारा शेयर कितना है? 25%। हमने इसकी क्या एंट्री की है इक्विटी मेथड में? इन्वेस्टमेंट डेबिट शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। फिर इन्वेस्टी ने कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 60,000। उसमें हमारा कितना शेयर बना है? 15,000। क्योंकि हम 25,000 को ऑलरेडी रिसीवेबल बना चुके थे, अब सिर्फ हमें इसे ट्रांसफर करना है करंट एसेट्स में। तो एंट्री क्या बनी? डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, और फाइनली जब रिसीव हुआ तो हमारा रिसीवेबल खत्म हो गया। प्रॉफिट कमा लेने से इनकम बन गया है, 25,000 प्रॉफिट कमा लेने से हमारी इनकम बन गया, और डिक्लेयर होने से फिर 15,000 हमारा करंट रिसीवेबल हो गया। ठीक है रहमान अल्लाह साहब, अब क्लियर है प्लीज? अब कोई बात समझ आ गई? प्रॉफिट कमाने से इनकम बनी है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कॉस्ट मॉडल हो उसमें फिर हम कब तक वेट करते हैं? डिक्लेयर होने से इनकम बनाते हैं। तो शायद व्हाट इज द एक्स्ट्रा थिंग, व्हाट इज द न्यू थिंग? जस्ट लाइक एनी अदर इनकम, कमा लेने से इनकम बनाए रादर देन डिक्लेयर होने से। ठीक है, तो ये नई चीज आई एंट्री नंबर 2 में, जिसकी वजह से एंट्री नंबर 3 में नया एक हेड नए तरीके से फिगर हमारे सामने। हमारा देखने की कोई और कंफ्यूजन, क्योंकि बस यही है कॉस्ट मेथड और इक्विटी मेथड। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहस बस इतनी है। ये चले जी फिर पेज नंबर 238 पर। बाकी जो नीचे लिखा था मैंने, इन्वेंटरीज जो लिखी हुई थी मैंने सारी आपको सर टेबल पे लिखवा दी है, और ये आपने पेज नंबर 236 पे लिखी हैं। ये मैंने बार बार आपको दिखाना है, आपने हर सवाल में मुकर जाना कि नहीं 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 ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो काइंडली ये प्लीज साफ सुथरा आपके लिए आपने लिख लिया। सारी छोटी छोटी एग्जांपल से बात आगे बढ़ाएं। स्टार्ट में इक्विटी मेथड लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में एज इट इज पढ़ने के बजाय हम अप्लाई करके जरा देखते हैं, इंशाल्लाह बात बड़े आराम से समझ आ जाएगी। ये एग्जांपल नंबर 1 कौन सा पेज है जी? P acquired 40% इक्विटी ऑफ A। ये सारी बहस अब हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ जा रही है। तो यहाँ P क्यों लिखा हुआ? 40% से तो पेरेंट नहीं बनता। ये अंडरस्टूड बात है कि इस कंपनी की P की कोई एक या एक से ज्यादा सब्सिडी भी मौजूद है, और साथ साथ ये इन्वेस्टर भी है एसोसिएट में। यकीनन यहाँ P डजंट मीन्स कि P वैसे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इट इज अज्यूम्ड कि कोई ऐसे इन्वेस्टर की बात हो रही है जिसकी किसी एक कंपनी में मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एसोसिएट में भी इन्वेस्टमेंट है। तो इस वक्त ये जो P लिखा हुआ है, क्या ये ए में इन्वेस्टर है या पेरेंट है? तो फिर P क्यों लिखा हुआ है? इसकी कहीं ना कहीं और मोर देन 50% इन्वेस्टमेंट होगी तो कंसोलिडेशन होगी। तो हमने अब कंसोलिडेशन के एंगल से पढ़ना है। P acquired 40% equity of A on 1st January 2018 for rupees 45,000. What is the date of acquisition? इन्वेस्टर के पास कितना शेयर है, तो देयरफॉर फिर एनसी के पास कितना होगा? अब यहाँ कुछ चीजों से यूज टू हमें वो जहन से निकालने। अब यहाँ कोई एनसी नहीं है, हम एनसी हैं।
और अपने आप को अगर एनसी करना है अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एनसी का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। हम ही हम हैं, लेकिन हम ही हम कितने परसेंट है? 45,000 का नाम बताए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट at the date of acquisition the share capital and retained earnings of A 1,000 and 99,000 respectively. Pre-acquisition trial balances of P&A separate trial balances दिए हुए, डेट अंडरलाइन कर रहा, ऊपर डेट थी 1 जनवरी 18, कितने साल बाद के ट्रायल बैलेंसेस दिए हुए? ट्रायल बैलेंस पढ़े, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, ध्यान से देखें डेट, पिछले साल की क्लोजिंग और करंट ईयर के एंगल से ओपनिंग। 1,20,000 ढूंढेगी, 1,20,000 क्या है? एसोसिएट की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, ओपनिंग है क्लोजिंग, वो तो 31 दिसंबर लिखा हुआ, 18, हिम्मत हिम्मत हिम्मत, ऊपर गई 99,000 ढूंढे। 99,000 क्या था? क्या एक्विजिशन डेट से लेके, एक्विजिशन डेट से लेके साल के शुरू तक कुछ चेंज आया है? सर जी आया है। कितना आया है? 21,000। आगे आए, इस साल का प्रॉफिट एसोसिएट का कितना है? 25,000। मैंने तो कहा था 1 लाख होता है। 25,000 ये हमारा शेयर आ रहा है, और 25,000 हमारा शेयर होता है। कोई पता नहीं यहाँ क्या क्या सवाल आ जाए। 25,000 एसोसिएट का प्रॉफिट फॉर द ईयर है। नेक्स्ट लाइन, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन ए कहाँ नजर आ रही है? पेरेंट, ठीक है कह सकते हैं पेरेंट इन्वेस्टर, पेरेंट इन्वेस्टर बना हुआ है। एक्सप्लेन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रजिस्टर करो। जैसे नहीं नहीं हाफ पेज कुछ नहीं, हाफ पेज की इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेते हैं। एनालिसिस ऑफ, एक वर्किंग जिससे होती है एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ एस, हु इज एफ एस, उसी तरह एक वर्किंग हुआ करेगी एनालिसिस ऑफ इक्विटी ऑफ, नहीं नहीं पेरेंट नहीं भाईजान, एसोसिएट भाईजान, सब्सिडरी की जगह एसोसिएट। पेरेंट ने तो ये करनी, अपनी इक्विटी का एनालिसिस नहीं करना, उसने उसने लोगों की इक्विटी का एनालिसिस करना। फुल कंसंट्रेट करना है और चेंजेस नोट करनी है। कॉलम्स बनाए, नहीं नहीं कॉलम, कॉलम किस किस का कॉलम बनेगा? बस कौन सा कॉलम अब नहीं बनेगा? एनसी का कब बनेगा? जब हम पेरेंट होंगे, जब हम इन्वेस्टर होंगे, तो हमने बस अपना हिसाब रखना है, एक ही कॉलम बनेगा। तो कौन सा कॉलम जेन से निकालना होगा? एट एक्विजिशन, फर्स्ट जनवरी 18 एक्विजिशन डेट पे आ गए। रिलैक्स 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 मेरे साथ साथ, किसका शेयर कैपिटल? एसोसिएट का ढूंढे, 1,000। ये है या था? है भी, था भी। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या थी? 99,000। टोटल कर लें 100,000। एनी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट? बताया नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। अपना शेयर लें 40,000। किसका भूल जाएं, बाकियों का भूल जाए, सिर्फ किसकी काउंटिंग करें? अपनी, फोकस ओनली ऑन अपनी काउंटिंग। इकट्ठे रहना ना, आगे नहीं जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ढूंढना है 45,000, और आगे कुछ नहीं करनी करें, बस 45,000 लिख कर। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहन में लाएं, किसकी? इन्वेस्टर की, एसोसिएट की? इन्वेस्टर की, इन्वेस्टर की। अच्छा यकीनन पिछला सफा जहन में लाएं, वैसी सफा, पिछला सफा जहन में लाएं। यकीनन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
तीन चॉइसेस अवेलेबल है। कौन कौन सी? कॉस्ट मेथड, IFRS 9, इक्विटी मेथड। IFRS 9 अभी बहस में नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। कॉस्ट मेथड और इक्विटी मेथड। अगर एग्जामिनर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देता है बना के, और उसमें इक्विटी मेथड ड्रॉप कर दे, तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो हमारा एग्जामिनर बाय डिफॉल्ट किस मेथड पे ही रहता है? कॉस्ट पे, ताकि हमारा टेस्ट ले सके। क्या इक्विटी पे आ नहीं सकता? आ सकता है, अगर बताए। मतलब मेरी इस बात पे ये है कि सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्टमेंट की जरा अमाउंट ढूंढे। 45,000 आ रहा होगा, बाकी हमें डिविडेंड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कॉस्ट मेथड जहन में रखें। क्या इक्विटी हो नहीं सकता? हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा? कॉस्ट। और हमने कंसोलिडेशन करते हुए क्या करना है? इक्विटी मेथड की तरफ आना है। तो इन्वेस्टमेंट की फिगर, ये डाटा देखें, अपने जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएं इन्वेस्टर की, और बताएं कितनी फिगर फिलहाल आ रही हो? 45,000, 40 या 45,000। अब अपनी वर्किंग आवर्स देखें, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 45,000, और आपको उसके बदले में नेट एसेट्स का कितना शेयर मिला है? 40,000। क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा दिया है? कुछ एक्स्ट्रा दिया है सर? क्या ये वही तो नहीं है? क्या ये वही तो नहीं है? इस वही का नाम पूछ रहा हूँ यार। ये वही है, ये गुडविल है। कितनी गुडविल है? 5,000। ये गुडविल है 5,000। अगली बात ध्यान से सुनिए जरा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा ध्यान में लाएं। कितने पे इन्वेस्टमेंट आ रही होगी? क्या उस 45,000 के अंदर 5,000 गुडविल के आ रहे हैं? अपना कॉलम देखें, 40,000 के है शेयर ऑफ नेट एसेट्स, 45,000 के है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्यों है? क्यों है? क्यों है? क्यों है? किसमें क्या है तो 5,000 आ रहा है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में 5,000 है तो डिफरेंस आ रहा है। लेट्स अज्यूम ये 40,000 होता, लेट्स अज्यूम ये 40,000 होता, क्या गुडविल है? क्या 40,000 के अंदर है? यार होगी ना, 5,000 होगी, 35, मतलब जादू आई होप नहीं। क्या इस 40,000 में, किस 40,000 में? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के इस 40,000 में अब 5,000 गुडविल है? कहाँ है यार? क्या गुडविल है? इस स्टोरी में गुडविल है। 40 इज इक्वल टू 5,000। क्या गुडविल यहाँ बनती है? 40,000 जहन में लाएं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट आ रही होगी 40,000। क्या इस 40,000 में 5,000 गुडविल है? नहीं है। लेकिन अगर ये 45,000 है, क्या 40 है? क्या 45 है? इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट रिकॉर्ड हुई होगी। एंट्री बोले कितने से? कितने से? 45,000 से। क्या उस 45,000 के अंदर 5,000 गुडविल है? 5,000 गुडविल है। IAS 28 बेटा ये कहता है कि इस गुडविल को सेपरेट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आ रहा है, 5,000 इन्वेस्टमेंट के अंदर गुडविल आ रही है, इसको सेपरेट डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है। क्या किया जा सकता था? कैसे? 40,000 में से 5,000 अलग करना, 45 में से 5 अलग करना। क्या इस 45,000 के अंदर 5,000 गुडविल है, लेकिन इसका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। मीन्स से बोर्ड पे देखें, जब गुडविल वाला डिफरेंस आया करेगा तो हम यहां कैलकुलेट ही नहीं किया करेंगे, विच मीन्स 45,000 की फिगर एज इट इज ही रहेगी, और उसके अंदर जो गुडविल मौजूद है उसे अलहदा प्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। किस केस में हम डिफरेंस लिया ही नहीं करेंगे? उस केस में ना। क्या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है? तो मैं उधर भी आ रहा हूँ, क्या गेन हो सकता है? और फिर अभी थोड़ी देर बाद आपसे पूछता हूँ गेन उसमें है या नहीं है। क्या 45,000 के अंदर 5,000 गुडविल है? क्या उसे अलहदा करके लिखा जा सकता है?
लिखने का इशू नहीं है, लेकिन IAS 28 में इस गुडविल का सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, विच मींस इन्वेस्टमेंट कितने पे ही रहेगी, 45 पे ही, और उसके अंदर 5000 कौन सा भी आ ही रहा होगा। तो जब गुडविल की वजह से डिफरेंस आ रहा होगा तो हम वो डिफरेंस कैलकुलेट क्यों नहीं किया करेंगे, क्योंकि उसका सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं। इन अदर वर्ड्स, गुडविल की कोई कंसोलिडेशन एंट्री आपको याद है? सर सर कौन सी यार, कौन सी? शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, वो एंट्री इस केस में नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट किस अमाउंट पे ही आ रही है, 45 पे, और 45 पे ही रहेगी। तो इस वर्किंग का फायदा वो मेरे लिए छोड़े, क्या गेन भी आ सकता है? फिर गेन में भी अगर काटना ही हुआ तो यकीनन इस वर्किंग का कोई फायदा नहीं। मैंने 5000 का डिफरेंस क्यों नहीं लिया? आ ही नहीं रहा, आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है? गुडविल आ रही है। गुडविल 45,000 की कॉस्ट में ऑलरेडी शामिल है और सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है। वर्ड सुने मेरे, यहां लिखा करेंगे नो सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, नो सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ गुडविल इज रिक्वायर्ड। इट मींस आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गुडविल हमेशा अगर आ रही होगी तो किसकी होगी? गुडविल अगर आ रही होगी तो किसकी वाली होगी? सब्सिडरी वाली यार, सब्सिडरी वाली होगी। किस वाली गुडविल, कौन सी वाली गुडविल किसके अंदर ही होगी? एसोसिएट वाली अगर कोई गुडविल है तो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ही मौजूद रहेगी, अलहदा नजर आएगी। अलहदा सिर्फ किसकी नजर आया करेगी? सब्सिडरी वाली नजर आया। तो यहां तक जरा कंप्लीट कर। जी एम यूसुफ साहब, यहाँ पे आप गुडविल क्योंकि अलहदा प्रेजेंट ही नहीं होनी, गुडविल अलहदा प्रेजेंट ही नहीं होनी, इसकी कोई कैंसलेशन एंट्री यहाँ नहीं। विच मीन्स मेरी सारी वर्किंग के बाद इन्वेस्टमेंट अभी भी कितनी है, कहाँ? इन्वेस्टमेंट अभी भी 45,000 है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के सामने। जी ठीक है एमएल सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसमें कोई प्रोसीजर के पास फर्क है, ये हमने थोड़ा थोड़ा ज़हन में सेट करना। आगे चलो सर, ये क्या बना रहे हैं सर? कहाँ तक पहुंचे हैं? गुडविल वाली बाकी जगह पहुंचे? क्या इसके आगे कुछ होता है? क्या इसके आगे कुछ होता है? इसके आगे कुछ होता है? सेंस एक्विजिशन, लेट्स अज्यूम हम सब कुछ बनाना चाह रहे हैं जो पॉसिबल है, प्रॉफिट एंड लॉस भी, चेंजेस इन इक्विटी भी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हेडिंग लिखवाएं, since acquisition till the beginning of current year। ये तो एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर है। नो सर बिल्कुल ठीक आपने कहा। एक्विजिशन डेट क्या है? 1 जनवरी 18। कंसोलिडेशन डेट क्या है? 31 दिसंबर 19। 2 साल बाद गेम हो रही है, 18 नहीं 19। एक्विजिशन डेट 1 जनवरी 18। कंसोलिडेशन डेट पिछला साल बीच में आ रहा है, एक्विजिशन पिछला। जी अहमद यूसुफ, अब इस तरह बेटा थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, ये अब आगे खुद से जाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल इस तरह फंस जाएंगे हम। अगर कोई ऐसा इशू होगा तो मैं खुद बताऊंगा, असूलन ऐसे ही होगा जो आपको लग रहा है, लेकिन जरा आप थोड़ा दूर जा रहे हैं, मेरे फिगर मेरे सामने आते जाने में, मैं आपको इंशाल्लाह समझाता चला जाऊंगा। क्या उसका वो होगा, इसका वो होगा, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। फिलहाल मैंने क्या कहा, गुडविल की कोई सेपरेट प्रेजेंटेशन नहीं है। इट मींस कोई गुडविल बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, डेफिनेटली मींस के वही होगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहे, बिल्कुल रिलैक्स। जी मेरी इस हेडिंग पे कोई इतराज? आई एम अज्यूमिंग कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी बन रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन रही है, और चेंजेस इन इक्विटी भी बन रही है। डाटा देखें, मेरे सवाल आ रहे हैं आपको।
एक्विजिशन डेट पे शेयर कैपिटल क्या था? पिछले साल के एंड पे भी शेयर कैपिटल क्या था? अब ये सारी बहस एसोसिएट पे हो रही है। इसका मतलब एक्विजिशन से लेके करंट ईयर के स्टार्ट तक शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं था। रिटेन्ड अर्निंग्स गौर से देखो क्या थी, पिछले साल के एंड पे क्या थी, क्या डिफरेंस मौजूद है? पिछले साल के एंड पे कितनी थी? 120। एक्विजिशन डेट पे क्या थी? डिफरेंस कितना था? 21,000। क्या सारा का सारा 21,000 का प्रॉफिट हमारा था? कैलकुलेटर उठा लें, 40% मल्टीप्लाई करें और किसको भूल जाएं? बाकियों को भूल जाएं, सिर्फ 8400। एसोसिएट के केस में हमने किसको भूलना है? बाकियों को भूलना है, सिर्फ किसको याद रखना है? अपने आप को याद रखना। 8400 क्या है? कब से कब तक हमारा किसमें शेयर? एक्विजिशन डेट से लेके पिछले साल के एंड तक प्रॉफिट्स में हमारा शेयर है। कंसोलिडेशन में हमेशा इक्विटी मेथड यूज होना है। इस प्रॉफिट शेयर की कोई एंट्री आती है आपको? इस प्रॉफिट शेयर की कोई एंट्री आती है आपको? क्या ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड है? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट है। डबल एंट्री इसकी क्या होगी? पेज नंबर 236 देखें, शेयर ऑफ प्रॉफिट की डबल एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, लेकिन जज्बात पे थोड़ा सा कंट्रोल करें। यकीनन वहां आपको क्या नजर आया? इन्वेस्टमेंट डेबिट एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। लेकिन क्या ये शेयर ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर का है या पिछले साल का है? पिछले साल के प्रॉफिट्स भी करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। कहां जाएंगे? ओपनिंग कहां जाएंगे? इन्वेस्टर में जाएंगे, एनसीए में जाएंगे? इन्वेस्टर में, एनसीए में? क्या इन्वेस्टर पेरेंट होगा? क्या पेरेंट ही इन्वेस्टर होगा? पेरेंट की इन्वेस्टमेंट कहां और कहां होगी? सब्सिडरी में भी और किसी एसोसिएट में भी। तो पिछले सालों का प्रॉफिट है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा और ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब सीआरई में जाएगा। इसमें एनसी का भी तो हिस्सा होगा। ये किसकी इन्वेस्टमेंट है? पेरेंट एज एन इन्वेस्टर, एसोसिएट में उसकी इन्वेस्टमेंट है। इसमें एनसी का कोई हिस्सा नहीं होगा। एनसी का हिस्सा किसमें होता है? सब्सिडरी के प्रॉफिट्स की कोई बहस ही आज नहीं हो रही। किसका प्रॉफिट में शेयर है? किसका प्रॉफिट में शेयर है? पेरेंट इन्वेस्टर का। लेकिन किस साल का है? तो इसे कहां जाना चाहिए? ओपनिंग सीआरई में, और एनसी में भी तो आना चाहिए। तो क्या पूरी एंट्री बनेगी? ओपनिंग सीआरई क्रेडिट। किस वर्ड की जगह कौन सा वर्ड क्यों लगा दिया है मैंने? शेयर ऑफ प्रॉफिट की फिगर कहां जानी थी? प्रॉफिट एंड लॉस में। करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस का हेड है, लेकिन ये पिछले सालों के प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, जो करंट ईयर के एंगल से फिर ओपनिंग फिगर में ऐड होना चाहिए। लिखे साथ एंट्री। अच्छा, इसका तरीका ये रखा करेंगे हम कि जब अमाउंट्स आ जाया करेंगी तो उसकी एंट्री साथ ही बना लिया करेंगे, ताकि जब फिगर्स इकट्ठी कर रहे हो तो इकट्ठी कर लिया करेंगे। इन्वेस्टमेंट में कितना प्लस होगा? 8400। और अगर चेंजेस इन इक्विटी का ओपनिंग बना रहे होंगे तो उसके सीआरई के ओपनिंग बैलेंस में 8400 क्यों प्लस होगा? इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लें। करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, पिछले सालों का प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में है। और सिर्फ सीआरई क्यों लिखना? पेरेंट इन्वेस्टर का प्रॉफिट है, सब्सिडरी का प्रॉफिट नहीं है जिसमें एनसी भी हिस्सेदार हो। और ये ऑलरेडी 40% बन चुका है। पूरे 21,000 की एंट्री की है मैंने, या 8400 मींस अपने शेयर की एंट्री की है? एनी कंफ्यूजन है? हजमडा सर, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स।
जी अली जब्बार साहब, बिल्कुल आप ठीक करें, लेकिन आपका ये सवाल बता रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं। क्या सब्सिडरी में वही होगा जो होता था? क्या सब्सिडरी बदल गई है या एसोसिएट बदल रहा है? सब्सिडरी वही है, एसोसिएट बदल नहीं रहा, ये पहली दफा सामने आ रहा है। तो इंशाल्लाह वही होगा सब्सिडरी में जो कल तक हो गया है। हम आज क्या पढ़ रहे हैं? अगर इन्वेस्टमेंट एसोसिएट में हो जाए और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हो, तो इक्विटी मेथड कैसे अप्लाई होगा? तो परेशान होना सोल्यूशन नहीं है। हर नई चीज को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएं। दूर जाएंगे तो अचानक मुश्किल हो जाएगा। आप खुद देखिएगा इंशाल्लाह कल परसों हमने पहुंचना कहाँ है। मैंने कब से लेके कब तक की वर्किंग कर ली है? सिंस एक्विजिशन टिल द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब यकीनन करंट ईयर में भी प्रॉफिट हुआ है, उन्होंने करंट ईयर का प्रॉफिट। अब यकीनन अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे होंगे फिर कैसे होगा, लेकिन इस वक्त हमारे सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस मौजूद है और प्रॉफिट फॉर द ईयर की एक ही फिगर अवेलेबल है, ढूंढने तरह कहीं। और फिलहाल मैं उसे इसी हेडिंग, इसी वर्किंग में करंट ईयर के नाम से लिख रहा हूँ। ये फिगर वैसे कहां से आती होती है? प्रॉफिट एंड लॉस से। लेकिन अब पूरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट हमारे सामने है नहीं। अगर वो होगा तो कैसे करेंगे, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। फिलहाल में करंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ शेयर वैसे बनता है हमारा। करंट ईयर का प्रॉफिट बताए 8 लाख यार। 8 लाख तो अपना ही अपना है। अब बात किसकी हो रही है? फिर एसोसिएट में जाए 25,000, 25,000 सारा अपना ही समझे, और 25,000 अपना ही होता है। 25,000 मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 10,000। क्या है? क्या ये करंट ईयर के प्रॉफिट्स का शेयर है? डबल एंट्री हो जाए यार। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिट। कितने से? 10,000। इस 10,000 के इफेक्ट्स बताएं कहां 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 जाएंगे? इन्वेस्टमेंट में 10,000 प्लस हो जाएगा, और ये 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कहां जाएगा ये मैंने भी बताया। प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, करंट ईयर के प्रॉफिट लॉस। आई होप कि कुछ खौफ कम हुआ है। अगर हम सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे होते, नहीं एक मिनट, तो हमारी हेडिंग होती सिंस एक्विजिशन टिल कंसोलिडेशन। ये दो फिगर्स अलग-अलग है, ये इकट्ठी हो जानी थी और इकट्ठी होकर फिगर बन जानी थी 18,400। क्या डबल एंट्री हमने आराम से कर देनी थी। इन्वेस्टमेंट डेबिट और सीआरई क्रेडिट, ओपनिंग हो या करंट ईयर हो, सीआरई में सीधा। इन अदर वर्ड्स एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। साथ साथ चलते रहे, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। एक छोटी सी वर्किंग और कर लें। एक हेडिंग लिखें, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। carrying amount of investment in associate in consolidated statement of financial position. मेरी इस लाइन का मीनिंग बताएं। अब मैं क्या चाह रहा हूं, किसकी कहां इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करने लगा? जो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की फिगर है वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन एंट्रीज के बाद कितने पे नजर आ रही होगी? कैरिंग अमाउंट वर्ड क्लियर? कैरिंग अमाउंट वर्ड क्लियर है सर? कैरिंग अमाउंट का मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट की बात हो रही है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ज़हन में लाएं, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग होगी, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स के नाम से हेडिंग होगी। अकॉर्डिंग टू आवर वर्किंग फिगर्स पहले ढूंढ लें।
45,000 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट थी पहले, क्या 5,000 की गुडविल इसके अंदर ही है और अंदर ही रहनी है? हम ढूंढ लेंगे और किसी को नहीं बतानी। अपनी अगली एंट्रीज देखें, क्या हमने 8400 से फर्दर बढ़ाया है, क्या 10,000 से भी बढ़ाया है? डाटा देखें, कोई डिविडेंड डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट में फिर लेस कब होना है? पेज नंबर 236 पे जाएं। शेयर ऑफ प्रॉफिट से बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, कब कम होगी? जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा। हमारे डेटा में नहीं है डिविडेंड डिक्लेरेशन, तो देयरफॉर व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट? 64,000 63,400। या अल्लाह, गलत बयानी से बचा लो। 63,400 ये कहां नजर आ रही होगी फिगर में? कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ऊपर हेडिंग लिखा था नॉन करंट एसेट्स। ये इन्वेस्टमेंट तो कट जाती है, गुडविल अलग नजर आनी होती है इसलिए कट जाती है। इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं कटेगी, ये एज इट इज नजर आएगी और इसमें फर्दर कुछ प्लस माइनस हो जाएगा। और सर जी, अगर प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनानी है तो करंट ईयर की बनानी है मिस्टर हमास। करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनानी है तो करंट ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्ड होगा। पिछले सालों के शेयर ऑफ प्रॉफिट्स करंट ईयर की प्रॉफिट लॉस में नहीं आने, पिछले सालों की प्रॉफिट लॉस की फिगर्स सीआरई में एडजस्ट होंगी। ठीक है हमारे साथ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट करंट ईयर की बनानी है। जी सर, पेज नंबर 239 पर थके थके लग रहे हैं हमेशा की तरह। एग्जाम्पल नंबर 2, पता नहीं चला, टाइम तो जाता है यार, बस थोड़ा सा रहेगा इंशाल्लाह, इसका भी नहीं पता चला। अभी आपने एक और फिगर मुझे ढूंढ के बतानी है कि क्या इसमें नजर आ रही है नहीं, तो रेडी रहना जरा सारा। एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर कौन सा? इंटरेस्टिंग होगी सर ये बहस। पेरेंट एक्वायर्ड 40% इक्विटी ऑफ ए ऑन 1 जनवरी 18 फॉर ₹35,000। डाटा में जरा चेंज आ रहा है, उसी तरह का है लेकिन चेंज आना। At the date of acquisition, share capital and retained earnings were 1,000 and 99,000. Trial balance पढ़े। Share capital, retained earnings, profit after tax, land and building, investment in A कितने की बजाय कितनी हुई हुई है? रजिस्टर खोलने, वर्किंग करो और फुल कंसंट्रेट करना जी। वही बेटा, ये जो वही analysis of equity of A. Analysis of equity of A. Parent has 40% share. Therefore, NC has no, ignore. Acquisition date is 1st January 18. गेम शुरू करें। शेयर कैपिटल वॉज 1,000, रिटेन्ड अर्निंग्स वॉज, रुक जाए जहां भी करवा दें जरा थोड़ा। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में देखते हैं, आप सोच सकते हैं नहीं। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स इज 1 लाख। एनी शेयर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 40,000 इज शेयर ऑफ इन्वेस्टर इन एसोसिएट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। इकट्ठे सारे, जहां भी रुक जाए 40 तक देखना सही है। छोड़ दें लिखना प्लीज, छोड़ दें।
एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपसे करवाना, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अब है 35,000। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहन में लाए, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहन में लाए। पहली डबल एंट्री विद अमाउंट बताएं, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, 40,000, 35,000। ये गेन बनता है इस केस में या गुडविल बनती है? गेन बनता है। गेन गुडविल, कब गेन कब गुडविल? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो तो गुडविल है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है तो गेन। दोबारा तसल्ली से सोच लें, अगर गुडविल हो तो क्या इन्वेस्टमेंट में आ रही होती है? अब 35,000 को गौर से देखें, 35,000 इन्वेस्टमेंट है बिफोर एनी फर्दर एंट्री। इस 35,000 के अंदर 5,000 का गेन आ रहा है, और जाने दें यार, तो गुडविल क्यों आ रही थी? सोचा था तो आ रही थी, सोचा था तो आ रही थी। 35,000 में 5,000 गेन शामिल है। अब किसके अंदर गेन शामिल है? 40 के अंदर है, 40 के अंदर है। कभी उसमें हो जाता है, कभी उसमें हो जाता है। पिछली बार की गल, पिछला सफा पिछला सफा 40-45 गौर से देखें। 45 में गुडविल है, ये 40 में। बोर्ड पे देखें, 40 में गेन है या 35 में? हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में फिलहाल 35 आ रहा होगा या 40 आ रहा होगा? 35 आ रहा होगा। इट मीन्स 35,000 के अंदर गेन नहीं आ रहा होगा। तो क्या ये गेन अकाउंट फॉर होगा? ये गेन आ तो रहा है, किसमें किसमें? 40 में। लेकिन हमारी इन्वेस्टमेंट इनिशियली एट कॉस्ट कितने पे रिकॉर्ड हुई होगी? 35। तो अगर गेन आ रहा होगा तो गेन इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं हुआ होगा। गुडविल आ रही होगी तो शामिल होगी और सेपरेट प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर गेन आ रहा होगा तो उसे फिर अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, एसोसिएट के केस में डिफरेंस कब लेंगे? जब गेन होगा, और जब वो होगा वो तो उसको कंसिडर ही नहीं करें। क्रॉस कब लगाएंगे? क्योंकि गुडविल कहां आ रही होगी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में। लेकिन अगर गेन है तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में नहीं आ रहा होगा। इसका डिफरेंस भी लेंगे और फिर इसकी एंट्री बनाने की कोशिश भी करेंगे। नहीं, आराम से बिल्कुल बन जाएगी आराम से। पहले तो ये क्लियर कर लें, मैंने डिफरेंस वहां क्यों नहीं लिया, यहाँ क्यों लिया? वहां भी डिफरेंस है, डिफरेंस है। लेकिन वो डिफरेंस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर ऑलरेडी आ रहा है और उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना नहीं है। यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं है, तो इसको सामने रख के अब एंट्री सोचनी है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज? नहीं, एंट्री बनाने को इतना टफ नहीं है, लेकिन मैं वर्ड्स बता देता हूँ। वर्ड्स मैं शुरू कर लेता हूँ। एंट्री बनाना इशू नहीं है, वहां क्यों नहीं बनाई यहाँ क्यों बना रहे हैं? वहां भी गुडविल है, अलहदा रिक्वायर्ड नहीं। ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ रही है, अलहदा रिक्वायर्ड नहीं। वहां भी डिफरेंस है, लेकिन उसको सामने क्यों नहीं रखा? उसको अलहदा अकाउंट फॉर नहीं करना था, अकाउंट फॉर नहीं करना था, उसके अंदर है जिसमें है। यहां भी डिफरेंस है, लेकिन इसको लिखा क्यों है? क्योंकि इसने अकाउंट फॉर होना है, हमें करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 35,000 में नहीं है। बट ठीक है मेरे, अब 35,000 और 40,000 को गौर से देखो। क्या मैं कह सकता हूं 35,000 इन्वेस्ट करके, 35,000 इन्वेस्ट करके नेट एसेट्स 40,000 के मिले? गेन हुआ हुआ, गेन हुआ हुआ। 35,000 दे के 40,000 के नेट एसेट्स, तो 5,000 कम दे के और 5,000 के ज्यादा नेट एसेट्स। असूलन 35,000 दे के कितने एसेट्स?
35,000, लेकिन 5,000 ना देने के बावजूद 5,000 के एक्स्ट्रा नेट एसेट्स मिले, तो आए गेन की एंट्री करते हैं। गेन अगर है तो क्रेडिट होगा, गेन क्रेडिट होना है। और क्या 5,000 दिए बगैर ही इन्वेस्टमेंट की फिगर बढ़ गई है? सोचो जरा, 35,000 के नेट एसेट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन 35,000 दे के कितने नेट एसेट्स मिल गए? तो 35,000 दे के इन्वेस्टमेंट हो गई है 40,000 की। तो क्या एंट्री बनेगी सर? इन्वेस्टमेंट डेबिट गेन क्रेडिट। लेकिन एक मिनट बैठा रहे, इन्वेस्टमेंट डेबिट समझ आता है? क्यों डेबिट? 35 की इन्वेस्टमेंट है पैसे देके, और 5 बगैर पैसे दिए इन्वेस्ट हो गए। शेयर कितना मिल रहा है? 40। तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया है? एक्स्ट्रा मिल गया है, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट। लेकिन ये गेन करंट ईयर का है या पिछले सालों का है? और से देखो देखो, ये किस दिन की एंट्री है? किस दिन की एंट्री? तो क्या गेन क्रेडिट कहूं या ओपनिंग सीआरई क्रेडिट कहूं? कब गेन क्रेडिट कहता है और कब ओपनिंग सीआरई? अगर करंट ईयर का होता है तो गेन हो जाता है, प्रॉफिट लॉस में जाना था। लेकिन अब ये कहां जाएगा प्लीज? ओपनिंग सीआरई। क्या हो रहा है यार? कितने से यार? इस एंट्री से क्या होगा यार? इन्वेस्टमेंट कितने से कितनी हो जाएगी? 35 से 40 क्यों हो जानी चाहिए? इन्वेस्टमेंट की वर्थ है ही 40,000। कितना देके कितनी इन्वेस्टमेंट की वर्थ बन गई है? 35 देके 40,000 इन्वेस्टमेंट की वर्थ बन गई है। एक्स्ट्रा 5,000 क्यों बन गई है? गेन हो जाने की वजह से। 35,000 के नेट एसेट्स खरीदे हैं कैश देके, और 5,000 के नेट एसेट्स मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह के। तो वो कैश तो नहीं पकड़ा है, कितना वैसे ही हो गया है 5,000, वो फिर गेन। नहीं समझ आ रही? किस दिन ये एंट्री हुई? एक्विजिशन, क्योंकि पिछले सालों में, इसलिए कौन से वर्ड की जगह कौन सा वर्ड मैंने लगाया? गेन की जगह फिर ओपनिंग सीआरई मैंने वर्ड लगाया। गुडविल की कोई एंट्री नहीं, गेन की एंट्री कर रहा हूं। सही वजह बताएं। गुडविल की एंट्री ऑलरेडी मौजूद है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और गेन की मौजूद नहीं है तो हमने शामिल कर दी। तो ये एनालिसिस ऑफ इक्विटी की वर्किंग किया करेंगे। मकसद इसका क्या हुआ करेगा कि अगर कोई गेन बनता है तो वो सामने आ जाए, गुडविल बनती होगी तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मौजूद होगी, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है, गेन हम रिकॉर्ड कर लें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? इसी तरह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बाकी डाटा सेम है। अपने हाथ से कंप्लीट करें, एंट्रीज लिखें, अपने हाथ से एंट्रीज लिखें। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? करें करें करें। लेट्स अज्यूम एवरीथिंग इज बीइंग प्रिपेयर्ड। जी जाना मैं सब थोड़े से वर्ड जरा सही कर लें। गुडविल की सेपरेट प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, गुडविल की सेपरेट प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। वही फिगर है शायद। इन अमाउंट के साथ इनकी एंट्रीज लिखते थे। अमाउंट्स होगी कैलकुलेट। सिंस एक्विजिशन टिल द बिगिनिंग ऑफ 20 ईयर कितनी बनी?
8400 ही बनी है यार, एंट्रीज होता है ओपनिंग से आ रही है, मोबाइल पे आंसर आया लगता है। 10,000 की एंट्री, दोनों एंट्रीज में कोई सिमिलरिटी नहीं, दूसरी भी सेम है यार, दोनों प्रॉफिट्स है, दोनों प्रॉफिट्स है, फर्क क्या है पिछले साल का और करंट ईयर का। इस इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट बना, कर ले लिख ले, कैलकुलेट द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पूरे वर्ड्स लिखेगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट in consolidated statement of financial position. ये बिल्कुल सही है, स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, नहीं नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट स्टार्टिंग पॉइंट अमाउंट ये 35 कॉस्ट से शुरू करना, 35 प्लस कौन सा 5 गेन वाला प्लस 3400 पिछले साल वाला प्लस 10,000 इस साल वाला, एनी डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 58,400। ये noted please, any confusion anywhere?